गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, जिसको हिंदी में बोला जाता है जौ का आवर्तकंड रोग। ठीक है, इसको कवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो स्पोर होते हैं उन स्पोर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके कारण स्पोर ढके रहते हैं। इस कारण हम इस डिजीज़ को कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले के नाम से जानते हैं। इसका जो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये डिजीज़ फैलती है उसका नाम है अस्टिलेगो हार्डियई। ठीक है, हार्डियई वल्गेर जो बार्ले का बॉटनिकल नेम है, तो उसी से यहाँ पे अस्टिलेगो हार्डियई स्पीसीज आई है। उसके बाद में अस्टिलेगो हार्डियई का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो अस्टिलेगो हार्डियई एक फंगस है। ठीक है, इसका जो किंगडम है वो फंजाई है। इसका डिवीज़न बैसिडियोमाइकोटा, क्लास अस्टिलैगिनोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलेगेनेल्स, जीनस अस्टिलेगो, स्पीसीज हार्डियई। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है अस्टिलेगो हार्डियई का, जो कि कवर स्मट ऑफ बार्ले डिजीज़ को फैलाने का काम करता है। अब इस डिजीज़ के सिम्टम्स देखते हैं कि ये डिजीज़ कौन कौन से सिम्टम्स को फैलाती है मेनली बार्ले के अंदर। तो इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं केवल स्पाइक जो पुष्पक्रम होता है उसके साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग जो होती है इस डिजीज़ की वो पुष्पक्रम के साथ होती है। जब स्पाइक बाहर निकलते हैं, पुष्पक्रम बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ ये डिजीज़ हमें दिखाई देती है। जो इन्फेक्टेड ईयर मतलब जिस बाली में ये रोग हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर अस्टिलेगो हार्डियई प्रेजेंट है, वो वाली बाली स्वस्थ बाली की तुलना में छोटी होती है। साइज जो होता है उसका छोटा होता है और वो पहले निकलती है। जो इन्फेक्टेड ईयर है, प्रभावित बाली है, वो सबसे पहले निकलती है। उसके बाद में स्वस्थ बाली जो होती है वो बाद में निकलती है, लेट निकलती है। और बाली का हर दाना इस डिजीज से प्रभावित होता है। उस बाली के अंदर जितने भी दाने होंगे वो सारे दाने इस डिजीज से प्रभावित होंगे, उनके अंदर स्पोर पाए जाएंगे। ठीक है, और वो आगे डिजीज को कॉज करेंगे। हर दाने के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं। तो जो इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो कि जर्मिनेट होगा, आगे फैलेगा, वो मेनली क्लेमाइडोस्पोर के कारण होता है। और क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं वो दानों के अंदर बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ग्रुप में बनते हैं जिसको हम बोलते हैं सुराई। तो सुराई में क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उनका निर्माण होता है। प्रत्येक बाली ब्लैक कलर की दिखाई देती है क्योंकि जो क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं यहाँ पे वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो इस कारण जो बाली होती है पूरी की पूरी बार्ले की, वो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि वो ब्लैक कलर के वहाँ पे स्पोर बने होते हैं और वो स्पोर हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। इस कारण हमें बाली भी काले रंग की दिखाई देती है। प्रत्येक ओवरी में स्पोर बन जाते हैं। तो जो बाली है, बाली के जो मतलब फ्लावर की जो ओवरी है उसके अंदर ये स्पोर बने हुए होते हैं, वहाँ पे ये बने हुए होते हैं। सारे स्पोर एक सिल्वरी मेम्ब्रेन द्वारा ढके रहते हैं। जितने भी स्पोर होते हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिल्वरी मेम्ब्रेन। जैसे चांदी की मेम्ब्रेन होती है वैसे ही इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो कि स्पोर को ढक के रखती है। ठीक है, और दानों की जैसी शेप होती है वैसी स्पोर की शेप हो जाती है, क्योंकि स्पोर जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के द्वारा ढके रहते हैं। तो इस कारण जैसी दाने की शेप होगी वैसी ही इन स्पोर की बाद में शेप बन जाती है। तो सारे स्पोर एक सिल्वरी मेम्ब्रेन द्वारा ढके रहते हैं, जिस कारण इस डिजीज़ को कवर्ड बोला जाता है। कवर्ड मतलब ढका हुआ। तो ये स्पोर जो होते हैं वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन द्वारा ढके रहते हैं, जिस कारण हम इसको कवर डिजीज़ के नाम से भी बोलते हैं। स्पोर के बीच बीच में वसीय पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण स्पोर आपस में चिपक कर सोरस बना लेते हैं। जितने भी स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, उन स्पोर के बीच में कुछ वसीय पदार्थ, ठीक है, मतलब कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसके कारण वो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। और इस कारण स्पोर आपस में चिपक कर सोरस, सोरस मतलब ग्रुप,
ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं स्पोर का। उसके बाद में इस चिपचिपेपन के कारण क्या होता है, स्पोर आपस में चिपके रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो इस कारण ये जो स्पोर हैं वो एयर द्वारा डिस्पर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो यहाँ पे वसीय पदार्थ है वो इनको एयर द्वारा डिस्पर्स नहीं होने देता, वो उनको दानों के साथ चिपके रखता है, चिपकाए रखता है उसको दानों के साथ में। तो स्पोर एयर के थ्रू डिस्पर्स नहीं होते बल्कि थ्रेसिंग के टाइम रिलीज होती हैं। जब हम दानों की हार्वेस्टिंग करते हैं, दानों को बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो स्पोर बने हैं वो स्पोर बाहर निकलते हैं, थ्रेसिंग के टाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, इससे पहले वो रिलीज नहीं होते, हवा के द्वारा वो बाहर नहीं निकलते। ये तो थे इसके डिजीज़ के सिम्टम्स कि कौन कौन से डिजीज़ सिम्टम्स हमें कवर स्मट ऑफ बार्ले डिजीज़ में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉज ऑर्गेनिज्म की, जिसके कारण ये डिजीज़ फैल रही है। तो ये डिजीज़ अस्टिलेको हार्डियाई के कारण फैल रही है। ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पोर रिलीज हुए हैं वो दानों पे जाके चिपक जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज़। और जबकि हम जो लूज स्मट पढ़ते हैं, लूज स्मट ऑफ बार्ले, उसको इंटरनल सीड बोर्न डिजीज़ नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो कोजेस ऑर्गेनिज्म होता है वो फैकल्टेटिव होता है। ठीक है, फैकल्टेटिव का मतलब कि वो सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट का मतलब होता है कि जो कि सड़ी गली चीज़ों पे सरवाइव करते हैं, या फिर हम बोलें कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव मतलब उसके पास विकल्प है कि वो सैप्रोफाइट भी रह सकता है और कोई अदर ऑप्शन भी चूज कर सकता है। तो फैकल्टेटिव का मतलब हो गया विकल्पी, उसके पास ऑप्शन है, चॉइस है। ठीक है, पैरासाइट, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में या प्लांट में मेनली डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, पैरासाइट होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। और इसमें जो क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं वो मेनली राउंड होते हैं, गोल होते हैं, या चपटे भी हो सकते हैं, फ्लैट। और इनका जो व्यास होता है वो 15 म्यू होता है। ठीक है, और क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होकर प्रोमाइसिलियम बनाते हैं और वो प्रोमाइसिलियम बाद में बैसिडियोस्पोर का निर्माण करता है। तो कोजेस ऑर्गेनिज्म मेनली अस्टिलेगो हार्डियाई है जो कि क्लेमाइडोस्पोर द्वारा जर्मिनेट होकर प्रोमाइसिलियम बनाएगा और प्रोमाइसिलियम आगे चल के बैसिडियो स्पोर बनाएगा और ये फिर आगे जर्मिनेट होकर डिजीज़ को फैलाएगा। अब बात करते हैं कि डिजीज़ को कंट्रोल की, कि हम इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सेरेसन एंड एग्रोसन, ये दो केमिकल हैं। सेरेसन और एग्रेसन ये दो केमिकल हैं जिनका छिड़काव करके हम कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। सेकंड जो होता है वो है सल्फ़र पाउडर। सल्फ़र पाउडर को भी हम छिड़क के क्या कर सकते हैं, इस डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। थर्ड है वैरायटी। वैरायटी बहुत सारी वैरायटी आती है जो कि कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले को रोकने में हेल्प करती है, जैसे K12, K18, K19, C15, C84, CN294। ये कुछ वैरायटियां हैं जिनमें कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले डिजीज़ नहीं फैलती। ठीक है, इनके द्वारा हम डिजीज़ को फैलने से मेनली रोक सकते हैं। तो मेनली डिजीज़ कंट्रोल के लिए सेरासन और अग्रासन के साथ सल्फ़र पाउडर यूज़ किया जाता है, छिड़काव किया जाता है इनका। और वैरायटी में K12, K18, K19, C50, C84 और CN294 का यूज़ किया जाता है। ये वैरायटियाँ मेनली डिजीज़ के लिए प्रतिरोधी होती हैं। अब बात करते हैं हम इसमें डिजीज़ के साइकिल की, कि इसके अंदर डिजीज़ साइकिल जो होता है वो किस तरह से फैलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दाने हैं या बीज हैं, ठीक है, उनके अंदर माइसीलियम है या स्पोर जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, जब स्पोर या सीड जर्मिनेट होते हैं
तो उस कंडीशन में जो उसका प्रांकुर चोल होता है या कोलियोपटाइल होता है, ठीक है, वो सीड के अंदर होता है। तो वो जब सीड सोइल से बाहर निकलता है, सीडलिंग बाहर निकलेगा, उसकी ग्रोथ होगी, तो उस ग्रोथ के साथ में जो माइसीलियम होता है वो इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, सीडलिंग को इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद में माइसीलियम की ग्रोथ होगी, माइसीलियम का डेवलपमेंट होगा। अब जैसे जैसे माइसीलियम की ग्रोथ हो रही है, माइसीलियम डेवलप हो रहा है, तो इसके साथ जो प्लांट है वो भी डेवलप हो रहा है। तो जो प्लांट का स्पाइक है, जिसको हम पुष्पक्रम बोलते हैं, उसके अंदर माइसीलियम ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। स्पाइक के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट होते हैं, भ्रूणीय पुष्पक्रम जो होते हैं, उनके अंदर माइसीलियम चला जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जाने के बाद में ये जो माइसीलियम है वो फ्लावर की इनमेच्योर ओवरी, अपरिपक्व अंडाशय के अंदर चला जाता है। फ्लावर के अंदर जो इनमेच्योर ओवरीज होती हैं या अपरिपक्व अंडाशय होते हैं, उनके अंदर वो माइसीलियम चला जाता है। जब ओवरी के अंदर माइसीलियम चला जाता है तो वहाँ पे जाके क्या होता है, वो माइसीलियम डिवाइड करता है। माइसीलियम की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। डिवाइड करने के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पे हर सेल डिवाइड करके क्या बना देती है, क्लेमाइडोस्पोर बना देती है, ठीक है। जैसे ये माइसीलियम है, तो इसमें सेल्स ने डिवाइड किया, डिवीज़न करके हर एक सेल क्या बना देगी, क्लेमाइडोस्पोर बना देगी, ठीक है। और ये क्लेमाइडोस्पोर बाद में जाके जर्मिनेट होंगे। इन क्लेमाइडोस्पोर के अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होगा। इसके अंदर मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है क्लेमाइडोस्पोर के अंदर। तो क्लेमाइडोस्पोर के अंदर जब मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है तो हमें पता है कि मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी जो माइसीलियम है या जो क्लेमाइडोस्पोर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाता है, जिसके अंदर मेनली 3 सेप्टा बनते हैं और 4 सेल दिखाई देने लग जाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। जिसके अंदर 3 सेप्टा, 1 2 3 एंड 4 सेल, 4 सेल दिखाई देती हैं, 1 2 3 4। तो बैसिडियोमाइस्पोर जब मियोसिस फर्स्ट और सेकंड करेगा तो 4 ही सेल बनेगी। तो ये चारों सेल यहाँ बनती है। इन चारों सेल को ही हम प्रोमाइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो चारों सेल बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमाइसीलियम बोलते हैं। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में प्रोमाइसीलियम, हर एक प्रोमाइसीलियम, मान लो ये प्रोमाइसीलियम है, ये भी है, ये है, ये है, तो हर एक प्रोमाइसीलियम क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, ठीक है, अंकुरित होगा। और अंकुरित होने के बाद में वो क्या बनाएगा, बैसिडियोस्पोर बना देगा। बैसिडियोस्पोर क्या करेगा, बैसिडियोस्पोर इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा, या हम बोलें कि माइसीलियम बनाएगा। बैसिडियोस्पोर ने माइसीलियम बनाया, नया माइसीलियम, और वो कहाँ बना है, सीड के अंदर बना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो माइसीलियम था वो ओवरी के अंदर चला गया था, तो ओवरी से बाद में वो सीड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, सीड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम बोलें तो कवर्ट्जमैट ऑफ बार्ले का लाइफ साइकिल चलता है, जिसमें सबसे पहले सीड और ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे, कोलियोपटाइल्स सीडलिंग बनेंगे। तो वो जब ग्रो करती हैं तब उनके साथ माइसीलियम भी ग्रो करता है। तो माइसीलियम ग्रो और डेवलप करेगा। सबसे पहले माइसीलियम स्टार्टिंग में तो सीड के अंदर होता है, उसके बाद में वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है स्पाइक को, तो स्पाइक को इफेक्ट किया। उसके बाद में जो एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट, भ्रूणीय पुष्पक्रम जो होते हैं, उनको इफेक्ट किया। उसके बाद में जो फ्लावर की इनमैच्योर ओवरी, अपरिपक्व अंडाशय होते हैं, उनके अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो माइसीलियम की बाद में हर एक जो सेल होती है वो क्लेमाइडोस्पोर बना देती है। क्लेमाइडोस्पोर बाद में जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके क्या होगा, उनमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से 3 सेप्टा और 4 सेल बनेगी, जिसको हम प्रोमाइसीलियम बोलते हैं।
उसके बाद में प्रोमाइसीलियम में मेनली बैसिडियोस्पोर बनेंगे, ठीक है। हर एक प्रोमाइसीलियम बाद में जर्मिनेट होकर बैसिडियोस्पोर बनाएगा और बैसिडियोस्पोर आगे चल के माइसीलियम बना देगा और बाद में सीड और ग्रेन्स के अंदर फिर से चला जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट डिजीज साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है, चलता रहता है। अब बात करते हैं हम कवर स्मट कर लिया है, अब देखते हैं लूज स्मट के बारे में, ठीक है। लूज स्मट ऑफ बार्ले के बारे में, तो लूज स्मट ऑफ बार्ले डिजीज मेनली अस्टिलागो ट्रिटिकाई की वजह से होती है और ये मेनली इंटरनल सीड बोरन डिजीज़ है, ठीक है। इंटरनल सीड बोरन डिजीज़ है ये वाली। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स मेनली जब पैनिकल निकलता है उस टाइम इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो ब्लैक पाउडरी मास बाली पर दिखाई देते हैं, जब स्पोर का कलर बदल जाता है तो उस टाइम ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ब्लैक करके दिखाई देने लग जाते हैं। तो मतलब इसमें दानों के अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है, ठीक है। पाउडर जो होता है वो बाली पे दिखाई देने लग जाता है, दाने बनेंगे नहीं, हर जगह पर वो पाउडर का मास ही हमें दिखाई देता है। स्टार्टिंग में स्पोर का कलर जो होता है वो कुछ और होता है, जैसे ब्राउन कलर होगा, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे जैसे स्पोर मैच्योर होते हैं उनका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, काले रंग के हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ये स्पोर विंड द्वारा डिस्पर्स होते हैं और एक हेल्थी प्लांट को अफेक्ट करते हैं। जैसा हमने कवर स्मट में देखा था कि स्पोर जो होते हैं वो विंड द्वारा डिस्पर्स नहीं होते, हम उनको मेनली थ्रेसिंग के थ्रू, ठीक है, कढ़ाई के टाइम अलग करते हैं तब वो जाके डिस्पर्स होते हैं। तो लूज स्मट और कवर स्मट में ये डिफरेंस है कि कवर स्मट में स्पोर विंड द्वारा डिस्पर्स नहीं होते, लेकिन लूज स्मट ऑफ बार्ले में ये स्पोर विंड द्वारा डिस्पर्स होते हैं और एक हेल्थी प्लांट को जाके अफेक्ट करते हैं, हवा के द्वारा गए और दूसरे हेल्थी प्लांट को अफेक्ट करते हैं। इन्फेक्टेड पेनिकल हेल्थी पेनिकल से थोड़ा पहले निकलता है, ठीक है। जिस पेनिकल के अंदर डिजीज़ हुई है जो कि प्रभावित है वो पेनिकल बाद में पहले निकलता है थोड़ा सा, और जो स्वस्थ है जिसमें कोई डिजीज़ नहीं है वो पेनिकल थोड़ा सा लेट निकलता है। बाली में दानों की जगह ब्लैक मार्क जो होता है वो दिखाई देते हैं, मतलब बाली के अंदर जो होते हैं वो दाने नहीं बनते, बल्कि जो ब्लैक कलर का मांस होता है जो कि स्पोर है, वो ब्लैक कलर का जो मांस है वो क्या है, वो एक स्पोर है। तो स्पोर हमें दिखाई देते हैं, दाने नहीं बनते हैं। तो स्पोर किसी भी मेम्ब्रेन द्वारा कवर नहीं होते, इसलिए इसको बोलते हैं लूज स्मट, ठीक है। और वहाँ पे जो स्पोर थे वो कवर होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कवर स्मट ऑफ बार्ले। तो ये दो फर्क होते हैं इन दोनों में। उसके बाद में इटियोलॉजी की बात करें या पैथोजन की बात करें जो कि डिजीज को फैला रहा है, तो मेनली अस्टिलेगो ट्रिटिकाई जो कि डिजीज को फैलाता है, ठीक है। और इसका जो माइसीलियम है वो ग्रो करता है पूरे के पूरे प्लांट में। उसके बाद में जो माइसीलियम होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टीलियोस्पोर बनाएगा, टीलियोस्पोर जर्मिनेट होकर बैसिडियोस्पोर बनाएगा और वो यूनिन्यूक्लिएट हाइप्टी बनाएगा जो कि बाद में डाइकैरियोटिक माइसीलियम फिर से बना देगा। इसको देखते हैं कैसे, तो डिजीज साइकिल देखते हैं, इसमें हमें क्लियर हो जाएगा। डिजीज साइकिल में माइसीलियम इन इन्फेक्टेड कार्नेल्स, ठीक है। जो कार्नेल है अफेक्टेड है उसके अंदर माइसीलियम है, ठीक है। माइसीलियम एक्टिवेट हो जाएगा और पूरे के पूरे सीडलिंग के अंदर ग्रो करेगा। माइसीलियम इन्फेक्टेड ऑल द ईयर ऑफ स्पाइकलेट, तो जितने भी बाली के अंदर स्पाइकलेट हैं उन सभी को माइसीलियम अफेक्ट करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा उनको, उनमें डिजीज़ फैला देगा। उसके बाद में माइसीलियम क्या करेगा, टीलियोस्पोर बनाएगा, ठीक है। माइसीलियम क्या करेगा बाद में, टीलियोस्पोर बनाएगा। अब ये टीलियोस्पोर मैच्योर हो जाएंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे तो रिलीज़ हो जाएंगे और रिलीज़ होने के बाद में एक नए हेल्दी प्लांट को ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हेल्दी प्लांट पे जाके अफेक्ट करेंगे, वहाँ पे ब्लैक कलर का मास बनाएंगे,
जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर, यानी कि टीलियोस्पोर बाद में जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, बेसिडियोस्पोर बनाएंगे। उसके बाद में मान लो ये बेसिडियोस्पोर है, ठीक है, बेसिडियोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड हाइफी बनाएगा आगे चल के, ठीक है। अगर मान लो बेसिडियोस्पोर 2 एंड कंडीशन है तो बाद में जब ये डिवीज़न करेगा तो उस टाइम ये हैप्लॉइड हाइफी बनाएगा, ठीक है, जिसमें एन न्यूक्लियस होंगे कुछ इस तरह से। ये एक हाइफी है जो कि हैप्लॉइड है और ये दूसरा हाइफी है जो कि हैप्लॉइड है। अब ये क्या करेंगे, अब ये दोनों हैप्लॉइड हाइफी आपस में फ्यूज कर जाएंगे कुछ इस तरह से। ये न्यूक्लियस, ये इसका ये न्यूक्लियस, तो ये दोनों न्यूक्लियस जो होंगे यहाँ से आपस में फ्यूज कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, 2n कंडीशन बनाएंगे। इस तरह से बनेगी ये कंडीशन कुछ, ठीक है। डाइकैरियोटिक कंडीशन बनाएंगे, जो कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम यहाँ लिखा है वही वाला माइसीलियम यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जो ये माइसीलियम बना है वो ओवरी की वाल के अंदर चला जाएगा, ओवरी के अंदर चला जाएगा। ओवरी के अंदर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, दाने बनते हैं। तो दाने जब बन जाएंगे उसके बाद में दाने बन गए हैं, ठीक है, और जो माइसीलियम था वो इनएक्टिवेट हो गया है। उसके बाद में जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जब हम सीड को ग्रो करेंगे उस टाइम क्या होगा, उस टाइम सीड भी ग्रो करेगा और सीड के साथ में जो उसके सीड के अंदर जो माइसीलियम बचे हुए हैं वो वाले माइसीलियम भी उसके अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से वो साइकिल जो होता है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, डिजीज साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली इसके डिजीज साइकिल में हमने क्या देखा कि माइसीलियम सबसे पहले दानों को अफेक्ट करेगा, उसके बाद में सीडलिंग के साथ धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा, उसके बाद में बाली के हर एक स्पाइकलेट को अफेक्ट करेगा, उसके बाद टीलियोस्पोर बनाएगा माइसीलियम। टीलियोस्पोर जब मैच्योर हो जाएंगे ब्लैक कलर के मास बनाएंगे जिसको हम बेसिडियोस्पोर बना बोलते हैं। बेसिडियोस्पोर आगे चलकर हैप्लॉइड हाइफी बनाते हैं जो कि आपस में फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है, फ्यूज हो गया है यहाँ पे। उसके बाद में जो माइसीलियम बना है वो ओवरी की वाल के अंदर चला जाएगा, फ्लावर की जो ओवरी है उसके अंदर चला जाएगा। ओवरी में हमें पता है क्या बनते हैं, दाने बनते हैं। तो दाने ओवरी के अंदर जाके इनएक्टिवेट हो गया, दानों के अंदर भी इनएक्टिवेट रहेगा। जब हम अगले सीजन में दानों को बोएंगे तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वो जैसे ही दाने जर्मिनेट होंगे वैसे ही माइसीलियम भी जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको भी एक तरह से फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो उस टाइम वो भी अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये इसका मेनली डिजीज साइकिल था लूज स्मट ऑफ बार्ले का और कवर स्मट ऑफ बार्ले का।